नमस्कार। तो आज बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आप देख सकते हो मार्केट ट्रेडिंग मार्केट में आईपीओ आता है और लोग पैसे छापते हैं। तो आपने भी बाजार में ये बात सुनी होगी कि मेरा भी आईपीओ लगा और मुझे बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। तो वो भी आप आईपीओ भी लगा सकते हो, पर आपसे पहले सबसे पहले आपको कई चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको मार्केट में आईपीओ लगाना है, फिर पैसे छापने हैं। फिर आपको अगर ये बात पता ना हो तो सबसे पहले आपको ये बात जान लेनी है। तो मैं ये कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं, उसके बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आप उसे पैसे आईपीओ में कैसे लगा सकते हैं उसकी भी मैं वीडियो रख दूंगा। तो सबसे पहले ये 15 चीज़ों के बारे में आपको पता होने चाहिए, फिर उसमें आप लगा सकते हो। तो सबसे पहले आईपीओ क्या है, आईपीओ का मतलब क्या है, तो कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ के जरिए कंपनियां बाजार में पैसे उठाती है और बदले में कंपनी अपने शेयर या कंपनी में हिस्सेदारी करते हैं। लोग कंपनी में हिस्सेदारी करते हैं। फिर वो कंपनी के जो भी कंपनी होती है वो कंपनी के शेयर फिर ट्रेडिंग मार्केट में आते हैं। नए नए ट्रेडिंग मार्केट में अगर कोई कंपनी अपना शेयर रखना चाहती है तो वो रखने से पहले आईपीओ लाती है। आईपीओ के बाद वो शेयर ऑटोमेटिक मार्केट में आ जाते हैं। फिर कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, तो कंपनी को जब कंपनी पे कर्जा ज़्यादा हो जाता है, अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो वो कंपनी मुनाफा बढ़ाने के लिए ये आईपीओ लाती है। तो ये 15 चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है ड्राफ्ट रेड एरिंग प्रोस्पेक्ट। तो डीआरएचपी, डीआरएचपी क्या हो, तो आप देख सकते हो मार्केट में जब भी आईपीओ लगाओगे टीआरपी के देखेंगे। तो कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाने से पहले डीआरएचपी तैयार करती है। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के मिशन और विजन के बारे में सब कुछ लिखा होता है। इसमें बताया गया होता है कि कंपनी ने अब तक कैसा प्रदर्शन किया है और आगे कैसा प्रदर्शन करने वाली है। ये डीआरएचपी चेक करती है, हमें भी ये डीआरएचपी भी देख लेनी है। दूसरा है बिड लॉट। बिड लॉट कितना रखना है, आईपीओ में एक दो शेयर नहीं खरीदे जाते बल्कि लॉट की प्राइस में ये खरीदे जाते हैं। मतलब एक लॉट होता है, उस लॉट में कई शेयर होते हैं। आमतौर पर आप देख सकते हो 13,000 14,000 या 15,000 तक का लास्ट मैक्स मिनिमम होता अमाउंट होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये संख्या कीमत के ज़्यादा अलग अलग हो जाती है। फिर है फिक्स्ड प्राइस या बुक बिल्डिंग। तो एक कंपनी दो तरीके से आईपीओ ला सकती है। पहला तरीका है फिक्स और दूसरा है बुक बिल्डिंग का। तो उसमें अलग अलग तरह के लोग फिक्स प्राइस या बुक बिल्डिंग प्राइस में पैसे रखते हैं। तो आप भी उसमें अलग अलग तरीके से पैसे रख सकते हैं। फिर चौथी है फ्लोर प्राइस, चौथी है फ्लोर प्राइस या कट ऑफ प्राइस। तो जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो वो अपने शेयरों की कीमत एक रेंज तैयार करती है। उदाहरण के जरिए हम देख सकते हैं इसकी प्राइस है 100 से 105 रुपये तक तय कर सकती है। मतलब ये एक प्राइस बैंड है, उसमें कट ऑफ प्राइस हो सकती है। फिर पांचवा है इश्यू साइज। इससे पता चलता है कि कोई आईपीओ कितना बड़ा है। मान लीजिए कि कोई कंपनी अपने 1 करोड़ शेयर बेच रही है और उसके लिए प्राइस बैंड 100 या 105 रुपये रखा है, तो उसका इश्यू साइज 100 करोड़ से 105 करोड़ रुपये का होता है। अगर आपका इश्यू साइज, कोई भी कंपनी होती है उसके आईपीओ आता है तो उसका जब इश्यू साइज बहुत बड़ा होगा तो आईपीओ में चांस मतलब जो पैसे लगने के चांसेस ज़्यादा और पैसे बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर 1,000 करोड़ से ज़्यादा इश्यू साइज होता है तो उसमें पैसे ज़्यादा बनते हैं। फिर है छठा ऑफर फॉर सेल ओएफएस। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो या तो वो अपने मौजूदा शेयरों को भी जनता के बेच सकती है या फिर नए शेयर जारी कर सकती है। अगर कंपनी नए शेयर जारी करती है तो वो पैसे कंपनी को मिलते हैं, जिससे कंपनी में बिजनेस में बढ़ाया जाता है। अगर ये ऑफर सेल, उसमें भी ऑफर सेल आता है जिसके जरिए कंपनी को भी बहुत बड़ा मुनाफा होता है। तो फिर है 7वें नंबर पर ओवर सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब। जारी की गई शेयरों में कम के लिए बोली लगती है तो कहा जाएगा कि आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हुआ है। वही अगर शेयरों की संख्या से अधिक शेयरों के लिए बोली लग जाती है तो उससे कहा जाएगा कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब में बहुत फ़र्क है। जब भी आईपीओ में बहुत लोग पैसे लगाते हैं तो वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है, और कम लोग पैसे लगाते हैं तो वो आईपीओ अंडर सब्सक्राइब होता है।
आईपीओ में ओवर सब्सक्राइब हुआ तो अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, जिसके कारण पैसे लगने के चांसेस भी मतलब पैसे लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। लोग जब बहुत पैसे लगाते हैं तो उसमें पैसों बहुत लोग होते हैं, जिसके ज़रिए हमारा आईपीओ लगना भी एक संभावना हो जाती, मतलब चांसेस कम हो जाते हैं। फिर 8वें नंबर पर है शेयर अलॉटमेंट। शेयरों के लिए बोली लगाई जाने के बाद शेयरों का अलॉटमेंट होता है। इसके तहत देखा जाता है कि किसी भी कितने लॉट दिए जाए, आईपीओ कितने ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है, आपको कंपनी के शेयर मिलने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। शेयर अलॉटमेंट होता है तो उसमें आप देख सकते हो, कंपनी में जब भी आईपीओ लगाते हो तो चौथे या 5वें दिन पे अलॉटमेंट होता है। अगर आईपीओ में आप अलॉटमेंट मतलब चांसेस आपके लग गया तो उसमें अलॉटमेंट में आपको टिक करके दिखाई देगा, तो जिसके ज़रिए आपको आईपीओ वो मिला है। तो उसमें जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो उसके ज़रिए आपको जो आईपीओ मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर 9वें नंबर पर है डीमेट ट्रांसफ़र। जब आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं, मतलब आपका आईपीओ लग जाता है, अलॉटमेंट लग जाता है, तो वो आईपीओ के जो पैसे होते हैं वो आपके अकाउंट से होल्ड हुए होते हैं, तो वो होल्ड हुए पैसे आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये प्रक्रिया आपको करनी नहीं होती। अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके जो पैसे होते हैं वो डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं और जो भी शेयर खरीदे हो वो शेयर खरीदे जाते हैं, जो पहले अकाउंट में आप देख सकते हो अकाउंट में ही होल्ड होते हैं। फिर अगर जब आईपीओ लग जाता है, अलॉटमेंट लग जाता है, तो वो पैसे आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर है एप्लीकेशन स्पॉटेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट एएसबीए। आपका मैसेज आएगा एएसबीए की तरफ से कि आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो। पहले अगर आपको आईपीओ लेना होता था कि जिसके जितने लॉट आप खरीदते थे उतने पैसों का आपको भुगतान करना होता। अगर ओवर सब्सक्राइब होने की वजह से आपको शेयर नहीं मिलते थे तो वो पैसे आपको रिफंड कर दिए जाते थे। अब सेबी के नियम के अनुसार आपको भुगतान नहीं करना होता, बल्कि शेयर अलॉट होने पर पैसे काट लिए जाने की इजाज़त दी जाती है। आपके अकाउंट में सिर्फ होल्ड होते, पहले पैसे अंदर से कट जाते थे पर अब अकाउंट में कटते नहीं हैं, आपके अकाउंट में ही होल्ड होते हैं। फिर जब आपको अलॉटमेंट होता है तो वो पैसे ऑटोमेटिकली डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर 11वें नंबर पर लिस्टिंग डेट। आईपीओ के तहत शेयरों में अलॉटमेंट के बाद जब कंपनी शेयर बाजार पर लिस्ट होती है तो उसके लिस्टिंग डे कहते हैं। आईपीओ जब लगता है तो आईपीओ के चौथे या 5वें दिन पर आईपीओ का लिस्टिंग होता है, जिसकी लिस्टिंग के ज़रिए आपको जितने पैसे मिलेंगे वो लिस्टिंग डे पर लिस्टिंग डेट पे आप उसे चेक कर सकते हो। मतलब आईपीओ कितना आपको मुनाफा देगा वो लिस्टिंग डेट पे आप चेक कर सकते हो। फिर 12वें नंबर पर नॉन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर एनआईआई। तो आईपीओ के तहत जो शेयर जारी किए जाते हैं इनमें अलग अलग कैटेगरी के लिए कोटा पहले से ही तय होता है। इनमें से एक ही होते जो गैर संस्थान निवेशक यानी एआई होता है। अगर ये एआई एनआईआई वो रहता है जो लोग जो इंडियन होते हैं, जो इंडियन उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर होता है 13वें नंबर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो आप देख सकते हो रिटेल कैटेगरी होती है, उसमें भी लोग बहुत पैसे मतलब लगाते हैं। एक एनआईआई जो उसमें भी अलग अलग ये कैटेगरी, दो कैटेगरी होती है, उसमें लोग पैसे लगाते हैं। इसके तहत भारत के लोग इन एनआईआई और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आती है। एन एनआईआई के तहत ये सभी 2 लाख से अधिक निवेश कर सकते हैं, लेकिन रिटेल निवेशक की कैटेगरी अधिक 2 लाख रुपए तक का ही निवेश कर सकता है। दो कैटेगरी होती है एनआईआई और दूसरा है इन रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो इसमें रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो वो 2 लाख तक, मैक्सिमम 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर एनआईआई के जरिए वो पैसे लगाते हैं तो उसमें नौ रिटेल जो 2 लाख से अधिक निवेश कर सकते हैं, मतलब 2 लाख से ज़्यादा निवेश एनआईआई कर सकते हैं। और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फिर 14वें नंबर पर है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इस कैटेगरी के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियां, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के बैंक आदि आती है। बता दें कि इस कैटेगरी के तहत एक बार निवेश करने के बाद अलॉटमेंट तक वह अपनी बिड को कैंसिल नहीं कर सकते। किसी भी आईपीओ में इनका निवेश सबसे ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप आईपीओ लगाते हैं तो उसमें आप कैंसिल भी कर सकते हो, पर ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं जो उसमें आप आईपीओ लगाने के बाद उसे कैंसिल नहीं कर सकते हो। फिर 15 रुपये नंबर पर है एंकर इन्वेस्टमेंट। एंकर निवेशक एक तरह के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की एक सब कैटेगरी होती है। यह किसी आईपीओ में 10 करोड़ या उससे अधिक की बोली लगाते हैं। इससे
इसके लिए बोली लगाने का दिन आईपीओ खुलने की तारीख से ही एक दिन पहले होता है। ये जब लिस्टिंग डेट होती है उसके एक दिन पहले ये कार्य किया जाता है। उसमें बहुत बड़ी बोली लग सकती है, 10 करोड़ से ज़्यादा, जिसके ज़रिए वो कंपनी अपने जो भी ये मुनाफा होता है उसमें अंकर इन्वेस्टर को, जो भी एक निवेशक होता है, उसमें करते हैं।